नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। जो भी इंसान स्पिरिचुअल रास्ते पे है उसके बारे में कहा जाता है कि 3 स्टेजेस में लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे लोएस्ट स्टेज में वो लोग होते हैं जो बहुत सोच समझ नहीं पाते, बहुत गहरे नहीं जा पाते, उसलिए उनको मंत्र और भजन और पूजा पाठ हेल्प करती है। उसके लिए एक सॉलिड चीज़ मिलती है आँख के सामने। जैसे छोटे बच्चे को हम कहानियाँ बता बता के समझाते हैं। इवन ग्रामर पढ़ाना हो तो कहानियों के साथ बताना पड़ेगा। लेकिन उसके आगे जब एडवांस्ड स्टूडेंट्स हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के, तो उनको ध्यान हेल्प करती है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है पूजा पाठ करके कि ठीक है, अच्छा तो लगता है, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता नहीं है। फिर मन में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या सही में भगवान होते भी हैं जिनकी मैं इतना पूजा कर रहा हूँ, जितना इमोशनली इन्वेस्ट हो रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए ध्यान है। तो ये अच्छा या ख़राब नहीं है, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइंड है। और जो लोग भी ध्यान में जाते हैं उनके लिए है ये बहुत प्योर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो कृष्णमूर्ति उसको चॉइसलेस अवेयरनेस बोला करते थे, क्योंकि विचारों से एक आदमी जो ध्यान करता है वो लड़ने की कोशिश करता है, और जिस विचार से आप लड़ेंगे वो विचार आप ही का है। तो आप उसी विचार को लड़ते लड़ते जिंदा रखते हैं। आदमी को तो मार सकते हैं आप लड़के, लेकिन विचारों को नहीं मार सकते। इसलिए ये विधि जो है बहुत सटल विधि है कि आपके मन में जो भी चीज़ चल रही है, लाइफ में जो भी चीज़ चल रही है, उसको जज करने के बजाय कि अच्छा है ख़राब है, उसको चूज़ करने के बजाय आप उसको जानते रहिए, अवेयर रहिए और चॉइसलेस रहिए। और आज की सेशन में हमको ये सीखने को मिलेगा, आउट ऑफ दिस अवेयरनेस देयर कम्स अ क्लैरिटी दैट इज़ नॉट इंड्यूस्ड। जब आप चॉइसलेसली अवेयर रहते हैं तो आपके अंदर में एक ऐसी क्लैरिटी आती है जो इंड्यूस्ड नहीं होती। मतलब इंड्यूस्ड क्लैरिटी मतलब जो विचारों से पैदा नहीं हुआ। कहीं हमने पढ़ा, किसी की बात सुनी और हमको लगता है कि हाँ हाँ यही बात सच है। वो सच पूछिए तो क्लैरिटी है ही नहीं, वो खाली एक विचार है जो आपका एक फीलिंग बन गया है, बिलीफ बन गया है। जो रियल क्लैरिटी होती है वो बहुत गहरे से आती है। जैसे जब रमण महर्षि अपना घर छोड़कर चले गए थे तिरुवन्नमलाई, तो उनकी माँ आई थी उनको ले जाने के लिए। मुझे बड़ा अजीब लगा, अपनी माँ को बोलते हैं मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं हूँ, मैं तो इनका बेटा हूँ। पहाड़ की तरफ देख करके बोल दिया, भगवान शंकर का बेटा हूँ मैं। ऐसे ही जीसस के साथ भी था। जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं उनको अलग टाइप की क्लैरिटी आती है, वो इंड्यूस्ड नहीं होती, इसलिए वो बहुत आसानी से डिस्प्लेस नहीं हो पाती। कोई भी आदमी कुछ भी करे वो हिलता नहीं है। नॉन इंड्यूस्ड क्लैरिटी। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, इफ़ यू सिट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर आफ्टर अ स्टॉर्म यू सी द स्ट्रीम गोइंग बाय। अगर आप एक नदी के बगल में बैठे हो एक बहुत बड़ी आंधी के बाद, तो आप उस बहाव को जाते हुए देखते हो, कैरिंग अ ग्रेट डील ऑफ डेब्रिस। और आंधी आई थी, तूफान आया था, तो नदी में ढेर सारा डेब्रिस जा रहा है। डेब्रिस मतलब कचरा, खूब ढेर सारा कचरा तूफान के बाद। सिमिलरली यू हैव टू वॉच द मूवमेंट ऑफ योर सेल्फ। ठीक ऐसे ही आपको अपने अंदर के मूवमेंट को देखना होगा। कल ही आया था, 2 भाई मेरे पास आए, दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे कि तुम ज़्यादा सेंशुअल हो कि मैं। एक बोलता है कि मैं तो खाली किसी औरत को देख करके कमेंट किया था, दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो केवल रात को अंधेरे में पॉर्न देख रहा था। अब दोनों में से ज़्यादा सेंशुअल कौन है? किसको आप कहेंगे ज़्यादा ख़राब? अगर विक्रम बेताल की कहानी चल रही है और आपको जज करने के लिए दे दिया जाए, एक आदमी जो पार्क में या किसी लेडी को देखता है उसको कमेंट करता है, उसके मुंह पर नहीं कमेंट करता, अकेले अपने दोस्तों के साथ कमेंट करता है कि तो बड़ी अच्छी दिख रही हैं, और दूसरा आदमी रात को सोते समय अकेले अंधेरे में पॉर्न देखता है। दोनों में से कौन ज़्यादा ख़राब है?
दोनों ही खराब है। झंझट ही नहीं, सोचने का झंझट ही नहीं है। श्रीश, श्रवण, दूसरा को कमेंट करेंगे तो कुछ अपमान होगा, तो उसमें कुछ काम उसके मुंह पे कमेंट नहीं किया मैंने, अकेले अपने दोस्तों से कमेंट किया कि यार देखो कितनी अच्छी खूबसूरत आंटी हैं। जो रात को देखता है वो सजा वो ज़्यादा खराब है। कौन कौन इनके साथ अग्री करते हैं, कौन कौन डिसअग्री करते हैं? अनुज, हमारे इधर से जो मन में आता है उसे चलता है, जो हमारे अंदर की आत्मा। नहीं, दोनों में से ज़्यादा बदतमीज आदमी कौन है? जो किसी औरत को देख करके गंदा गंदा विचार ला रहा है, या रात को गंदी गंदी फिल्में देख रहा है? सब होना नहीं चाहिए, दूसरे के रहना नहीं चाहिए। उसके मुंह पे नहीं बोला यार, अकेले बोला है। जो मुंह पे बोल, मतलब जो किसी के ऊपर कमेंट कर रहा है वो ज़्यादा गंदा है। एक वोट उधर हो गया, एक वोट इधर हो गया। तुम बताओ यार। जो मुंह पे कर रहा है। प्रतीक भी आप बताइए। क्या बताऊं सर, मैंने तो किया कमेंट किया था, और फिर अगले दिन सुबह अपने भाई का लैपटॉप खोल करके उसकी हिस्ट्री खोजी ताकि इसको मैं डिसएग्री कर सकूं कि तुम ज़्यादा खराब हो। नहीं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रतीक, कि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं फॉलो एवरी थॉट, और इसी में कह रहे हैं फॉलो एवरी फीलिंग, फॉलो एवरी इंटेंशन एंड एवरी मोटिव। ये चार अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हमारी और की फाइट हुई, तो उसमें फाइट करते समय हमारे थॉट्स थे, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी। इसने कुछ ऐसी बातें बोली जो मैं रात को जब गया तो रिम्पी से बोला था, रिम्पी सुन रही हो, ये बात कही मेरे लिए, तो वो और चिढ़ गई। अपने बाप से ऐसे कैसे बोल सकती है, वो रिस्पेक्ट नहीं करती, तुमने मारा वारा नहीं उसको? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही बैठा था, सुन ही रहा था, नहीं तो वो मैं मार देता तो फिर और बात ख़राब हो जाती। होती तुम बहुत कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आदमी हो, मैं तो होती तो दो झापड़ खींच के मार देती। फीलिंग थी वो। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जब भी आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, कोई छोटा मोटा या ख़ास तौर से बड़ी चीज़, तो आपको फॉलो करना होगा अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को। फीलिंग्स ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। और उसके बाद कह रहे हैं फॉलो एवरी इंटेंशन। उस कंडीशन में जब इन्होंने मुझसे पूछा था, ये चीज़ एग्जाम्पल के फॉर्म में मेरे पास लाए थे, ये सवाल मुझे रखा था इन्होंने कि बताइए हम दोनों भाइयों में से कौन ज़्यादा अच्छा, कौन ख़राब। उसमें आपका इंटेंशन क्या था? आप पहले से ही ये चीज़ मान के बैठे थे कि मैं ज़्यादा सही हूँ बिकॉज मैंने पॉर्न नहीं देखा, और मैंने उस औरत के मुंह पे नहीं बोला। नहीं, इनका तो ये था ना कि तुम मुझे कैसे बोल सकते हो। हाँ, तो तुम खुद भी तो करते हो। हाँ। लेकिन जब हम किसी आदमी से कुछ कहते हैं, या वैसे भी जब हम कुछ कर रहे हैं, तो उसमें एक इंटेंशन होता है जो थॉट से अलग होता है। इंटेंशन और थॉट में क्या फ़र्क होता है? जैसे आज मैंने इससे पूछा कि तू साल में एक आध बार आती है, तो क्या इंटेंशन है, क्या चीज़ है जो तुझे प्रोवोक करता है यहाँ आने के लिए? इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन मतलब जो आप कुछ सोच, जो आप बहुत ग्रेट थिंकिंग के बाद आप कोई डिसीजन बनाते हैं, और थॉट कोई भी रैंडम चीज़ हो सकती है। इंटेंशन मोटिव के पास आता है। इंटेंशन, हाँ एकदम सही कहा। अगर मैं प्रोफेशन के बारे में नहीं कहूँगा, मैं किसी आदमी से, जैसे डॉक्टर रिम्पी से जब मैं पहली बार मिला था, तो शुरू में 2-4 दिन बाद, महीने भर बाद हमारी जब अच्छी दोस्ती हो गई, हमारा कोई अफेयर नहीं चालू हुआ था, एक इंटेंशन होना शुरू हो गया कि अगर दोस्ती रिलेशनशिप बन जाती तो अच्छा होता। और फिर हमारी बातचीत और इंटीमेट हो गई। शुरू में कैजुअल थी, शुरू में थॉट था, धीमे धीमे फीलिंग आया, बाद में इंटेंशन भी आ गया, और लास्ट में कह रहे हैं फॉलो एवरी मोटिव। ये मोटिव क्या होता है? इंटेंशन और मोटिव में क्या फ़र्क है? मोटिव हमारा, मतलब मोटिव को एक तरह से गोल कह सकते हैं। हाँ, आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो। आज एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, बोलता है सर आखिर ऐसा क्यों होता है कि 2 लोग ज़नूगा पढ़ रहे हैं, एक को जल्दी रिजल्ट आ रहा है, दूसरे को नहीं आ रहा है। उस लड़के का मोटिव क्या है? जल्दी रिजल्ट पाए। उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए। मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई कृष्ण ने कहा है गीता में कि फल की चिंता मत करो। बोलता है सर मैं समझ गया, फल की चिंता नहीं करना है, लेकिन क्यों फल मिलता है किसी को जल्दी, क्यों लेट से मिलता है? तो अपने थॉट को नहीं देख पा रहा है, अपने मोटिव को नहीं देख पा रहा है।
और ये एग्जाम्पल जानबूझ के दे रहे हैं कि आंधी तूफान के बाद जब नदी में कचरा जा रहा है तो आप देखते हैं ना कचरे को, ऐसे ही आप अपने मन में चलने वाले विचारों को, फीलिंग्स को, इंटेंशंस को और मोटिव्स को बहते हुए देखिए। जस्ट वॉच इट, बस खाली ऑब्जर्व करिए, देखिए। दैट वॉचिंग इज ऑल्सो लिसनिंग, और वो ध्यान से देखना खाली देखना ही नहीं है, वो सुनना भी है। मतलब आवाज़ें भी चलती हैं, मन में थॉट चलते हैं, जैसे मैंने बताया ना, गरिमा ये कह रही थी या श्रीश ये बोल रहे थे, तो वो आवाज़ें भी आप जब सुन रहे हैं तो वो भी एक तरह का वॉचिंग ही है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं दैट वॉचिंग इज लिसनिंग, इट इज़ बीइंग अवेयर विथ आईज, विथ योर ईयर्स, विथ योर इनसाइट्स। जब आप अपनी आँखों से, अपने कान से और अपने इनसाइट से अवेयर होते हो, आँख और कान तो समझ में आ गया, इनसाइट से अवेयर होना मतलब हमसे जो निकला हुआ कोई थॉट है। नहीं, इनसाइट मतलब समझदारी जो आप इन्हें अपनी, हाँ, जब आप कोई चीज़ सुनते हो, पढ़ते हो, जब वो समझ में आ जाता है तब वो इनसाइट बन जाता है। जब तक वो समझ में नहीं आया तब तक वो थॉट ही होता है, वो याद भी नहीं आता। कोई और याद दिलाएगा तब भी लगता है कि क्या बोल रहे हो यार, हम कन्विंस नहीं होते उससे। लेकिन जब कोई चीज़ हमको समझ में आ जाती है तब वो इनसाइट बन जाती है। मेरे लिए ज़नोगा इनसाइट है। इसलिए मुझे लगता है मेरे और मेरे बच्चों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, मेरी और इनकी डिफरेंस ऑफ इनसाइट से आता है। मुझे दिखाई देता है ये आई सेंटर है मेरा। जो चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है, मैं एक एग्जांपल बार बार कल गरिमा को दे रहा था कि मान लो रात को, नहीं, मैं पूल पार्टी में 3-4 फ्रेंड्स और 2-3 लेडीज़ या 4 लेडीज़ जाएं और उसमें मेरी वाइफ ना जाए, तो वो सही होगा? मेरे हिसाब से तो एकदम गलत है। लेकिन इस चीज़ को मैं दिखाई नहीं पा रहा था उसको कि कितनी गलत चीज़ है। तो ये इनसाइट है। इनसाइट कहाँ से मिलती है? बहुत ध्यान से पढ़ने से, ज़िंदगी के थपेड़ों से, बुरे एक्सपीरियंसेस से, अच्छे गाइडेंस से। अब कहते हैं एक आदमी घिस घिस के मजबूत होता है, वो इनसाइट है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं अपनी आंखों से देखो, अवेयर हो, अपने कान से अवेयर हो, अपनी इनसाइट से अवेयर हो और देखो ऑल द वैल्यूज दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव क्रिएटेड एंड बाय विच यू आर कंडीशनड। तो इंसान के वैल्यूज बड़े अलग अलग होते हैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपसे, शर्म किस चीज़ को बोलते हैं और बेशर्मी किस चीज़ को बोलते हैं? सब लोग अपनी लाइफ का एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर आपने बेशर्म की तरह फील किया हो, खुद फील किया हो, किसी और ने बोला ना हो। लास्ट कब आपको शर्मिंदगी हुई थी? अरे हाँ, एक बार मतलब यहाँ से ही गया था तो तब मेरे पास आईपैड था एप्पल वाला, तो उसमें मेरी इंस्टाग्राम आईडी खुली हुई थी। हम दोस्त लोग एक दूसरे को लड़कियों की फ़ोटोज़ शेयर करते थे। मैंने वहाँ पर उसको भेजी और लिखा था नीचे क्या बस सुंदर सी लड़की है। उधर से शीश बड़ापा की रिकॉर्डिंग करके भेज रहा है कि मैसेजेस पढ़ रहे हैं, तो बड़ा शर्मसार हो गया मैं। चलो यार, ये तो जेन्युइन कन्फेशन हो गया। अनुज कब शर्माई लास्ट? चलो, प्रतीक तो बता ही चुके हैं, अभी बताया कि मैं शर्मिंदा हो गया उस बात को बोलने के लिए। आपने अपना क्या चीज़ मिस कर दिया? इंटेंशन और मोटिव मिस कर दिया कि उस आस्किंग में कौन सा इंटेंशन था। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा है एक इंस्टाग्राम पे, उसमें कुछ लोग डांस कर रहे हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं और वो बहुत बोल्डली डांस कर रही हैं। उसमें नीचे लिखा है सैल्यूट कि बेशर्म होकर के डांस किया। अब अपने आप में ये इंस्टाग्राम की जनरेशन में, इंस्टाग्राम का टाइम चल रहा है इस समय। पता है नेटवर्थ कितनी है इंस्टाग्राम की इस समय? 4 ट्रिलियन। नहीं बनी है अभी, ट्रिलियन नहीं है। फेसबुक की अगर कोई कीमत इस समय है तो इंस्टाग्राम की वजह से, वो यूट्यूब को टक्कर दे रहा है।
और यहाँ पर अब धीमे धीमे नॉर्म बदल रहा है। नॉर्म मतलब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया, गाना इंस्टाग्राम पे शेयर किया थोड़ा सा, डॉक्टर रिम्पी ने डिलीट करवा दिया। धीरे धीरे जो चीज़ ख़त्म हो रही है, ख़त्म नहीं, चेंज हो रही है, वो है नॉर्म। और दो फैमिलीज़ में, जैसे कल कल एक और चीज़ ने मुझे बड़ा एक शॉक किया, शॉक नहीं किया, मतलब बात सही भी है और वो गलत भी है। कल बेचारे ये समझा रहे थे दीदी को कि देखो अगर हम लोग इलाहाबाद में होते तो अगर ऐसे पापा मम्मी से बहस करते तो पापा मम्मी मारते, और यहाँ पर तो बड़े पापा नहीं मार रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। तो बेचारी इसने गुस्से में कहा मार नहीं रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, बहस तो कर रहे हैं, मतलब मुझे डांट तो रहे हैं, तो अपने आप में वही मारना ही है। मैं सोच लगा यार क्या करूँ मैं, मारना तो आता नहीं मुझे, मारता हूँ हाथों हाथ में दर्द होगा। लेकिन इस घर में मारना पीटना नॉर्म नहीं है, नॉर्म बदल गया है। मैं नॉर्म वर्ड लाना चाहता हूँ। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं ऑल वैल्यूज़ दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव क्रिएटेड एंड बाय विच यू आर कंडीशनड। हम इंसान अलग अलग परिवारों में, अलग अलग सोशल स्टेटस में, अमीरों में अलग, गरीबों में अलग, बनाते हैं अलग अलग वैल्यूज़। मेरी कल गरिमा से इसी पर बहस हो रही थी कि तुम्हारी वैल्यूज़ और मेरी वैल्यूज़ इस समय बहुत अलग हैं। जैसे आपने कहा कि बॉयज़ की पार्टी में जाऊंगा, इन्होंने अलग तरीके से कहा कि हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपने कहा घर वालों से डिस्कस करके जाऊंगी, यही ऐसे कुछ बोला था ना शायद, नहीं आपने बोला नहीं था, शीश ने कहा था। हाँ, इसने कहा था डिपेंड करता है भाई, सहेलियों के साथ जा भी सकते नहीं भी जा सकते। ये जो वैल्यूज़ होती है ना, एक परिवार में शराब पीना नॉर्मल माना जाता है, एक में उसको ख़राब माना जाता है। अब ये मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, किस चीज़ से हम कोई वैल्यू डिसाइड करते हैं? मतलब कोई चीज़ सही है या गलत है, उसका मापदंड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है? क्योंकि कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं इंसान वैल्यूज़ से, अलग अलग वैल्यूज़ से कंडीशनड है, रोबोट की तरह उसको ट्रेन किया गया है। बचपन में अगर किसी घर में शराब नॉर्मल है तो वो कंडीशनड है कि पी सकते हैं, और वहीं किसी परिवार में पुराने ज़माने में चाय भी नहीं पी जाती थी, वो भी ख़राब मानी जाती थी। एक फिल्म आई थी 1900s की, 1800s की, तो एक औरत थी वो चाय पी रही थी चुपके से। तो किस चीज़, हाँ लगान में सीन था ये कि अच्छा, चाहे तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यूज़ है क्यों, किस लिए? क्योंकि कृष्णमूर्ति बोले उसको ऑब्जर्व करो। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अपनी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना? मैं बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वैल्यूज़ को मानो। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं ये वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करो, बी अवेयर ऑफ ऑल द वैल्यूज़ दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव क्रिएटेड। कल एक इतना अच्छा मैंने टीवी सीरियल देखा, उसमें एक कैरेक्टर था जो बताता है पुलिस वाले को कि अथॉरिटी मत मानो किसी की। दो पुलिस वाले थे, अच्छे से काम कर रहे थे, एक को पकड़कर बांध दिया और बोल दिया उसको मैंने बिजली का झटका दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। लाइट ऑफ कर दिया, कमरा बंद कर दिया, और जैसे ही वो नहीं बात मान रहा था उसने कहा तुम उसको बिजली का झटका दो, उस लड़की को, अपनी पार्टनर को। वो बोलता मैं नहीं मारूंगा। उसने बटन दबाया और ज़ोर ज़ोर से चीखी वो लड़की, बोलता है तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, मैं बिजली का झटका दूंगा। 2 बार, 4 बार, 10 बार। ये अच्छा कैरेक्टर था। उसको फिर बोलता है मैं नहीं मारूंगा, अपनी फ्रेंड को नहीं मारूंगा। फिर फाइनली बोलता है तुम अच्छे आदमी हो। फिर उसने नकाब हटाया और उस बोलता है वो सब आवाज़ थी, मैं उसको बिजली का झटका नहीं दे रहा था। ये एक अच्छा आदमी था और ये अथॉरिटी नहीं मनवाना चाहता था। अच्छा आदमी हम किसको बोलते हैं? किसको हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी हैं, इसकी वैल्यू ख़राब है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ डायरेक्ट डिसाइड कैसे करते हैं हम लोग? जो लोगों के लिए नॉर्म हो जाते हैं वही उनकी वैल्यूज बन जाती हैं। नहीं, क्या एक आदमी शराब को मानता है अच्छा, एक आदमी ख़राब मानता है, तो दोनों वैल्यूज़ में अच्छी वैल्यू कौन सी है? खराब मानता है। लेकिन वो तो जो बेचारा शराब को अच्छा मानता है वो बोलेगा ये तुम्हारे हिसाब से है, मेरे हिसाब से तो शराब नॉर्मल चीज़ है। क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों शराब नहीं पीना अच्छी वैल्यू है? जिस चीज़ की प्रूफ है सर उसमें तो दिखना चाहिए साफ साफ ये खराब है। अब ये तो साइंटिफिक प्रूफ है कि वो चीज़ें कीड़ा भी मर जाता है हमारे लिए। ठीक है, ये तो ठीक है, आपकी बात सही है, शराब से तो दिखता है बेहोशी है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ
जैसे इस गाने में हमने सुना कि वो बोल रहा है औरतें अब दुपट्टा नहीं ओढ़ती। कुछ परिवार हैं जो जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, जैसे इन दोनों ने जीन्स टी शर्ट पहना है, हम सब ने जीन्स टी शर्ट पहना है, और ये बोल रहे हैं कि अगर औरतें दुपट्टा ओढ़ें तो ज़्यादा अच्छी वैल्यू है, नहीं तो बेहयाई है। तो क्यों बेहयाई है, और क्यों आदमी को दुपट्टा नहीं पहनना चाहिए? अगर दुपट्टा पहनना अच्छी चीज़, अच्छी वैल्यू है तो आदमी भी ओढ़े, वो भी सर पे अपना दुपट्टा रखें। देखिए इसने रखा भी है सर पे, बाकी उससे ज़्यादा इसने रखा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वैल्यूज़ हमें ले कहाँ जाती हैं? अगर एक आदमी शराब पीता है, एक आदमी शर्म को समझता है, एक, क्योंकि पता है जो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत गरिमा और शीश के बीच में है, गरिमा और वैभव और शीश और देवांश के बीच में है, अभी आप लोगों के साथ नहीं आई है, वो ये कि मैं देख रहा हूँ वैभव बेटे से ट्रांसफॉर्म होकर के शिष्य बन रहा है, और गरिमा बेटी से ट्रांसफॉर्म होकर के और कंडीशनड बेटी बन रही है। एक ऐसी बेटी जिसको अपनी फ्रीडम चाहिए, और उस फ्रीडम के नाम पर वो सफ़र भी कर रही है, बिकॉज उसकी प्राइवेसी, कल मैंने इसका चैट खोल करके पढ़ लिया, एक प्राइवेसी, एक शिष्य में और एक नॉर्मल आदमी में क्या डिफरेंस है? किसको हम शिष्य बोलते हैं? डेडिकेटेड को। जो डेडिकेटेड हो किसके लिए? खाली गुरु के लिए नहीं, उससे भी ज़्यादा अपने आप को फ्री करने के लिए, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि आप अपने वैल्यूज़ को देखो, क्योंकि वो वैल्यूज़ तुम्हारे हैं या कंडीशनड हैं। क्योंकि कृष्णमूर्ति भी शराब नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, कॉफ़ी चाय नहीं पीते थे, उनके यहाँ आश्रम में बहुत इज्जत से लोगों से बात किया जाता था, वो खुद बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते थे, लेकिन ये सारी की सारी वैल्यूज़ कंडीशनड नहीं थी। कंडीशनड मतलब हाँ, जैसे मेरे साथ होता है कि आपकी बातें ही हमारे अंदर मतलब विचार चलते रहते, उसी चीज़ से रिकवर हो जाए। दो चीज़ है बेटा, एक तो ये कि सर ने ये बात कही है इसलिए सही है, और दूसरा सर ने ये बात कही है और मुझे ये समझ में आ रहा है। देखते वही चीज़ को मनन करते करते मतलब रिकवर हो जाता है, एक तरह से सही हो पाया। लास्ट लाइन आज का बोल देता हूँ मैं थोड़ा सा, एंड इट इज़ ओनली दिस स्टेट ऑफ टोटल अवेयरनेस दैट विल एंड ऑल सीकिंग। जब आप पूरी तरह से अपने वैल्यूज़ को, अपनी कंडीशंस को, कंडीशनिंग बोलते थे इसको, चाहे किसी आदमी की अच्छी आदत हो वो भी कंडीशनिंग है, और किसी आदमी की बहुत बहुत ख़राब आदत हो वो भी कंडीशनिंग है, लेकिन कंडीशनिंग से आप फ्री नहीं होते। आप मुक्त होते हैं जब आप पूरी तरह से अवेयर होते हैं हर एक कंडीशनिंग से, हर एक विचार जो कि आपके अंदर में बैठ गया है, जब उसको आप देख लेते हैं। टोटल अवेयरनेस ऑफ दिस विल एंड ऑल सीकिंग। फ्री नहीं होंगे आप, आपके अंदर में सीकिंग खत्म हो जाएगी। हमारा मन 24 घंटे सीख करता रहता है। सीख मतलब ये बेचारे अभी सोच रहे हैं कि आज मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, भगवान न करे मुझे इंजीनियरिंग की नौकरी करनी पड़े। ये सीख कर रहे हैं कि मुझे स्पिरिचुअल काम करने का है। ये सीख कर रहे हैं कि मुझे फिल्में पसंद हैं तो मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ। आप सीख कर रहे हैं, अंदर से खोज रहे हैं कि मुझे ध्यान करने के लिए मौका मिले। वो सीख कर रहे हैं कि मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मौका मिले। आज बेचारी कविता बोलती है, इनकी मम्मी बोलती है कि बचपन में मैं बहुत गरीब घर, बहुत ही गरीब घर से थी। बोलती है किसी के घर में जब हम जाते थे और उनका पक्का मकान होता था, मतलब ईंट सीमेंट का, तो मुझे लगता था कि कभी ऐसा होगा कि मेरा पास भी अपना मकान होगा। बोलती है आज मैं जब सीढ़ी से नीचे उतर रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरे पास अपना, मतलब हमारा अपना पक्का मकान है। तो वो सीकिंग थी, जब पूरी होती है तो खुशी मिलती है, लेकिन सीकिंग ख़त्म नहीं होती। और ये सीकिंग ही है जो हम लोगों को बार बार अलग अलग झंझटों में फंसाती है और बार बार हमको फिजिकल वर्ल्ड में पैदा कराती है। और हमको चाहिए क्लैरिटी दैट इज़ नॉट इंड्यूस्ड, एक ऐसी गहरी समझ जो विचारों से नहीं आती। और हमारे विचार कहाँ से आते हैं? सीकिंग से। कोई चीज़ देखा, अच्छी लगी तो हमें चाहिए। हमको ये भी नहीं पता कि वो मिल जाएगा तो क्या होगा। हम लोग आजकल जब कभी कहीं होटल में जाते हैं घूमने के लिए, तो ये लोग बोलते हैं बड़े पापा चलें स्विमिंग पूल में नहाने चलें। बोलता है हे राम, अब जाना पड़ेगा, 1 घंटा उसमें पानी में नहाओ, थक जाते हैं। बूढ़ों को तो स्विमिंग पूल में जानबूझ के तैराया जाता है ताकि उनके हाथ मांसपेशियाँ मजबूत हो, नहीं तो बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाती हैं। मुझे झंझट होती है,
तो एक बच्चे को तो स्विमिंग अच्छी लगती है, एक आदमी को स्विमिंग खराब लगती है। बड़े आप आपको झंझट लगती है, हम आपकी मैसेज ऑन कर रहे हैं। टोटल अवेयरनेस बड़ी बड़ी मुश्किल है अगर आप उसको सचमुच में नहीं चाहते, क्योंकि उसके लिए आपको हर एक विचार को, हर एक मोटिव को जो दूसरों से पूछने का मन कर रहा है, वो खुद पूछने का मन करना चाहिए, आखिर इसमें चाहता क्या हूं मैं, ये विचार से मैं क्या चाहता हूं। जैसे इनके मुंह से अगर कमेंट निकला तो उनको बाद में तुरंत आना चाहिए कि आखिर ये कमेंट क्यों निकला। मेरी अगर इनसे फाइट हुई तो मेरे मन में क्वेश्चन होना चाहिए, फाइट क्यों हुई, क्या चीज़ मैं चाहता हूं, मेरी सीकिंग क्या है। अगर किसी अमीर आदमी को देख करके मुझे लगता है यार मुझे भी उस आदमी से मिलना है, तो उसके पीछे मेरी सीकिंग क्या है। हर एक थॉट, हर एक फीलिंग, हर एक इंटेंशन और हर एक मोटिव, ये इंटेंशन मोटिव जब बनते हैं पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं संगत का असर होता है। अगर आप किसी संत के साथ, किसी गुरु के साथ रहते हो तो आपके अंदर में स्पिरिचुअल इंटरेस्ट डेवलप होता है। एक स्वार्थी आदमी के साथ रहते हो तो वही चीज़ आपका नेचर बन जाता है, अगर आप उसके प्रति अवेयर नहीं रहते हो तो। ये भी हमने आधा कवर किया है, कल इसको और पूरा करेंगे।